I'm starting the chapter Constitution as a living document. बहुत इम्पोर्टेंट है बट ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है बिकॉज ये जो इसमें जितनी भी आपके टर्म्स हैं या फिर इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वी हैव ऑलरेडी डन इन ऑल अदर चैप्टर्स, कुछ ना कहीं थोड़ा बहुत आता ही है। तो अगर आप क्वेश्चन को ऊपर देखोगे ना, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है और लिविंग का मतलब क्या हो गया? अब हम ह्यूमंस, वी आर लिविंग। और जब हम while we are living, that means we have changes, कुछ कंपल्सरी, कुछ विदाउट कंपल्शन। Since constitution is a document, so we say it also has certain changes. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी चेंजेस आई हैं, बट इट हैज नेवर बीन कंप्लीटली री रिटन, दोबारा से राइट नहीं किया गया है, सिर्फ चेंजेस आई हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक? स्टैटिक मतलब एक ही जगह पे। कई हमारे ऐसे, जैसे हम बेल्जियम बोलते हैं, बेल्जियम के अंदर दे हैड टू चेंज मेनी टाइम्स। सोवियत यूनियन जो है, दे हैड मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि पहले यूएसएसआर था, उसके बाद जब रशिया आया तो उनको बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, पुराने वाले को उनको डिसॉल्व करना पड़ा था। वेरएस अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो इट वाज फ्रेम्ड इन 1946, अडॉप्टेड इन 49, इम्प्लीमेंटेड इन 1950, और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही है। हाँ, ओवर द पीरियड, टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमने उनमें अमेंडमेंट्स की है। तो दिस टेल्स अबाउट द रोबोस्ट फ्रेमवर्क। हमारे जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया या फिर जिन्होंने उसके अंदर आर्टिकल्स डाले थे, उनका फोर साइट। बिकॉज नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर चेंजेस। भाई आज से 10 साल बाद क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो हमने एक बेस बना के रखा हुआ है, और जब हमें टाइम मिलता है या जरूरत पड़ती है तो हम उसे मॉडिफाई करते हैं। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक एम है वो है हमारे जो सोशल नीड्स हैं उनको उस टाइम के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना, सो दैट द कंट्री इज यूनाइटेड, द कंट्री इज डेवलप्ड, द कंट्री इज गेनिंग। और इसीलिए अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो, हमारा एक क्वेश्चन था, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? और हमने इसके लिए बोला था इट इज बोथ। जो माइनर चेंजेस हैं वो हमारी जो है बिना किसी ज्यादा प्रॉब्लम के हो जाती है, तो फ्लेक्सिबल है। एंड देर आर जो बेसिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा रिजिड है। तो दैट मीन्स वी आर हैविंग अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिटिकली एंड जुडिशियली, जो अडेप्टिंग चेंजेस को लेकर आता है। एंड रिजिड रूल बुक इसीलिए क्योंकि जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको हम चेंज नहीं करते। Although a constitution reflects a society aspiration, but it is subject to revision and re-examination। जैसे मैंने बताया, अब जो 1940s में था
हम आज की डेट पर तो नहीं ले सकते। कल हम लोग जनरल में मतलब कि व्हेन वी वर हैविंग द चिट चैट, तो आई टोल्ड यू दैट देयर आर पीपल जो कि अभी भी 1960 में जीते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम के साथ बहुत सारी चीजें आती है। तब हमारा कोई और जनरेशन था, अब हमारा जेन जी चल रहा है, तो एवरीथिंग हैज टू बी चेंज्ड। और उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, क्योंकि पॉलिटिकली आप नम द पीपल, सोसाइटी में जिस तरीके के लोगों को आप डील कर रहे हो, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सो इट इज नीदर स्टैटिक नॉर इम्यूटेबल बट अ डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जो कीप्स ऑन चेंजिंग। ये पेपर में आपको लिखना है। सो हाउ, व्हाट वर द प्रोसीजर्स, हमने ऑलरेडी सेकेंड थर्ड में पढ़ा है कि we had specific majority, special majority, gender majority। तो कैसे हम करते, और अभी तक कौन कौन से किए हैं, इस चैप्टर में हमने वही करना है, वही करना। The framers of our constitution aim to strike a balance between flexibility and rigidity. They recognize the need for amendments to rectify errors or address provisions. For example, जब हम लोग 1947 में बना था, तो फोन तो कोई जानता भी नहीं था। 60s एंड 70s में इंडिया के अंदर टेलीफोन आया, और वो था ट्रोंग ट्रोंग ट्रोंग, हेलो। ऐसा लगता था कुएं के अंदर आप बैठे हुए हो और आप किसी से बात कर रहे हो। आज आप थोड़ा सा, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करो, और बेचारा सामने वाला कहता है कि भाई मेरे कान में क्यों फोन करो। दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी चेंज्ड। उस वक्त में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता था तो यू नीड टू सेंड थ्रू द टेलीग्राम। आज टेलीग्राम एक ऐप है। तो वो चीजें तो तब नहीं थी। तो नेचुरल है कि कोई चीज आती है तो उसके साथ आपकी मुसीबतें भी साथ में आती हैं। तो द टेम्पररी प्रोविजंस जो थे उनको जैसे जैसे चेंज करना, उन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था। Certain provisions of the constitution are open to amendment through simple parliamentary law। पार्लियामेंट में बोला और चेंज हो गया। जैसे हमारे यहाँ जजेस की जो एज थी उसको चेंज किया गया। These flexible allow for relative easy modification as indicated by phrases such as by law। मतलब जब हम उनको करते हैं तो उसके साथ में क्या लेते हैं, by law लिखते हैं। Certain provisions of constitution are open to amendment, and for other parts a more stringent मतलब more strict, difficult amendment process is outlined in article 368। जैसे हमारे कुछ चेंजेस में हमें दोनों जो हमारे हाउसेस हैं उनके हमें मेजोरिटी चाहिए। कई बार अगर ऐसा होता है कि वन मतलब मामला नॉर्मल है, लेकिन फिर जॉइंट सेशन होना चाहिए। तो दीज आर ऑल, देर इज अ प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि भाई रूलिंग पार्टी ने बोला और चेंज हो गया। So there is a special, either a special majority of both the houses along with the consent of half of the state legislature। जितने भी हमारे स्टेट्स है, राइट नाउ वी हैव 28, और 28 स्टेट्स में जितने लेजिस्लेचर्स हैं, 28 में से 14 एटलीस्ट जो आपके स्टेट्स हैं, दे हैव टू गिव असेंट। तब वो बिल, तब वो जो मतलब की चेंज है वो अडॉप्ट होता है। मतलब मान लो गवर्नमेंट कोई चेंज लाना चाहती है, ठीक है। अभी जैसे एक बिल चल रहा है, देर इज अ मतलब कि कंटेस्ट चल रहा है। अब सिंपली द गवर्नमेंट के नॉट मेक द रूल। पहले 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज होगा। उसके बाद हमारे 28 में से 14 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव्स को उस बिल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तब वो बिल जो, वो अमेंडमेंट जो है वो पास होगा। तो दे आर इनिशिएटेड सोनली, जैसे हमने पढ़ा था वो वाले चैप्टर के अंदर, सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि एक होता है बिल विच इज प्रेजेंटेड बाय द वर्किंग मिनिस्टर जो आपका ऑलरेडी इन द रूलिंग में है, और दूसरा होगा नॉन मिनिस्टरियल जो, एंड देयर माइट बी समथिंग जिसके अंदर हमें कमीशन सेट करना पड़ेगा।
तो पहले इनिशिएट होता है, उसके बाद उसको हम नेगोशिएट करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके बाद मेजोरिटी होनी आती है, एंड देन ओनली द चेंजेस कैन बी डन. सो दैट इज नॉट अ वन सिंगल डे. ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं हुए हैं, बट इट इज नॉट वन सिंगल डे. Once passed by the parliament in some case, once passed by the parliament and in some case by state legislatures, an amendment bill does not require referendum for ratification. यानी कि ratification का मतलब होता है formal approval. ratification का क्या meaning होता है? Formal approval. Unlike other bills, an amendment bill does not require the president's power to send back for reconsideration, simplifying the process. मतलब जिसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं. This streamlined amendment procedure emphasizes the sovereignty of elected representatives who are entrusted with considering and making final decision. ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा क्यों सिंपल रखा गया है? क्योंकि अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस को लाने हैं, तो जो हमारे लोकसभा में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमने चूज किया है. एंड हम क्या कहते हैं? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, यानी कि हम खुद पे रूल करते हैं. नो आउटसाइडर इज अलाउड. एंड हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर गोइंग टू डू, तो दे नो बेटर फॉर अस. और इसीलिए द प्रोसेस इज नॉट रिजिड और कॉम्प्लिकेटेड. द प्रोसेस इज सिंपल बिकॉज जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री. बट देर आर एरियाज जहां हमें जो है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है. और क्यों पड़ती है? क्यों हमारे फ्रेमर्स है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हर दूसरा इंसान हर दूसरी बार जब 5 साल में चेंजेस हुए तो आएंगे एंड दे वुड मेक द चेंजेस एंड दे वुड गो अवे. जिसको जैसा अपने लिए लगेगा, दैट मीन्स मिस यूज ऑफ द पावर कैन बी देयर, एंड इट हैज बीन देयर इन द कंट्रीज. एंड दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द कंट्रीज हैड टू डिसॉल्व देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. हमें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से इल्म था, पता था. Certain provisions can be easily amended through parliamentary law, while some require stringent. And this involves कैसे हमें मिलता है? उसके अंदर a special majority, यानी कि 2/3 ऑफ ऑल. फिर हमारे जितने स्टेट्स हैं उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स के कंसेंट. उसके बाद the amendments are initiated and then they go for the further. Now what is ratification by states? Ratification का मतलब क्या मैंने बताया? Special approval. Special approval. Ratification means consent. Certain articles of constitution require more than a special majority. When the अमेंडमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस टू पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. मतलब ये कौन कौन से मैटर में ऐसा होता है? जब सेंटर कुछ जो आपके, अब सेंटर के पास 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट्स के पास अपने 65-66 सब्जेक्ट्स हैं. अब अगर सेंटर को लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है दिस शुड नॉट बी फॉर स्टेट, दिस शुड बी फॉर सेंटर, इस पर सेंटर को करना चाहिए जिससे कि सबको फायदा हो. बट स्टेट्स नहीं चाहेंगे कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं दे शुड बी ट्रांसफर टू सेंटर. भाई उनका उनका अपना जो पावर है वो खत्म हो जाता है. सो एट दोस एरियाज द स्टेट्स हैव टू बी कंसल्टेड and they have to give their consent. This ensures states' powers are not subject to central control, upholding federal nature of constitution. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को पूरा रखता है कि सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर सेंटर काम करे, एंड स्टेट्स की जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट्स काम करे। बट अगर सेंटर को लग रहा है तो देन द कंसेंट शुड बी फ्रॉम ऑल, यानी कि 28 की 28 स्टेट्स में डाला जाता, लेकिन 14 स्टेट्स, अभी तो 14 है, मतलब जनरली हाफ ऑफ द स्टेट्स दे हैव टू give the consent, yet maintain flexibility with a simple majority requirement. The constitution can be amended through broad consensus। मतलब क्या है कि अगर 14 स्टेट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ensuring it is not easily tampered while allowing for necessary modification over time। अगर किसी का पर्टिकुलर स्टेट को लग रहा 14 की जगह मान लो सिर्फ 12 स्टेट्स ने दिया है और 16 ने नहीं दिया, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। इससे स्टेट का पावर भी रहता है, एट द सेम टाइम मिस यूज ऑफ पावर जो है उसको भी बचा दिया जाए। तो नाउ ओवर द पीरियड मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस। बहुत सारे अमेंडमेंट जो है वो हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 103 अमेंडमेंट्स बाय 2019। और ऐसा क्यों हुआ है? On January 26th, the Constitution celebrated 69 years and it has undergone 103 amendments. Despite the relatively changing process for amending the Constitution, the frequency appears high। मतलब ये माना गया है कि बिटवीन 1970 टू 90, 20 साल के दौरान सबसे ज्यादा आपके जो है अमेंडमेंट्स थे। There was a notable surge in amendments with two periods standing 74 to 76 and 2001 to 2003। मतलब ये वो पीरियड्स हमारे रहे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अमेंड, इससे क्या पता लग रहा है, मतलब ये जो ईयर है ये क्यों यूज हुआ है, वो ये पता लगता कि उस वक्त जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने क्या काम किया। The political landscape during these periods differed significantly। जो पहला था 74 टू 76 दैट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, एंड जो सेकंड वन था 2001 मतलब कि लेटर ऑन दैट वाज आपका दूसरा। While the latter was coalition politics and rivalry between BJP and its opponents। However, the frequency of amendments cannot be solely attributed to ruling party majority। Criticism of higher number of amendment is common, but graph suggests amendments are not solely driven by political motives। कुछ लोगों का मानना है कि जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो लोग अपने फायदे के लिए इस तरीके के अमेंडमेंट बनाते हैं, और जब उनको मेजोरिटी मिलती है तो वो आसानी से, फॉर एग्जाम्पल द सेंटर और स्टेट्स में उन्हीं का पावर है तो वो आसानी से इनको कर सकते हैं। बट इट इज नॉट दैट, इट इज ओनली पॉलिटिकल, देर आर अदर मोटिव्स ऑल्सो। वो तब आसान होता, मतलब अगर सेंटर में से एक्स पार्टी है एंड मैक्सिमम स्टेट्स में भी एक्स पार्टी है तो अमेंड करना इजी है, क्योंकि वो लोग सपोर्ट तो देंगे ही देंगे। वो तो चाहेंगे कि उनकी जो, मतलब कि उनका जो रूलिंग पार्टी है वही रहे। When with amendments occurring consistently in every decade since the Constitution inception, it indicates necessity for periodic revision regardless of political circumstance। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि हर 10 साल में अगर कोई चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमें रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई के अंदर हमारा जो 2010 में मतलब कि जो हमारे चैप्टर्स थे ना, अगर आज के बच्चों को वो बुक दिखा भी देंगे ना तो मेरे ख्याल में वो तो बेचारे देखकर ही बेहोश हो जाएंगे। अभी जो एसएसटी में हमारे पास सिलेबस है ना, सचमुच में, क्योंकि मैं तो पढ़ाती थी, 50% सिलेबस है जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं। जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से वियतनाम वाला पूरा वॉर निकल गया, पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था, वो निकल गया, ज्योग्राफी में सारे चैप्टर्स आपके थे, अब तो लास्ट वाला चैप्टर
सिर्फ मैप में आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका जो उसमें है, इकोनॉमिक्स में वो पहले चैप्टर था। सोचो वो सारे चैप्टर्स एडेड थे। और हिस्ट्री में सारे चैप्टर्स आते थे, अभी तो सिर्फ 3 चैप्टर्स आते हैं। दैट इज आपका, फर्स्ट इज आपका यूरोप, इंडिया एंड जो एज ऑफ इंडस्ट्रियल, सॉरी, प्रिंट कल्चर। लेकिन पहले एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर, वियतनाम वॉर, सारे थे। ये चेंजेस क्यों हुए? जब बच्चे क्या ज्यादा समझदार थे? दिस इज बिकॉज हमें एस्पिरेशन लेना, तब हमारा होता था एवरीथिंग इज थियोरिटिकल, एवरीथिंग इज थियोरिटिकल। और हम प्रैक्टिकल में नहीं जाते थे, मतलब जो पेपर होते थे वो 100 मार्क्स के होते थे। my daughters, my many of my students have given 100 मार्क पेपर। अब 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है। वी नेवर हैड एनी प्रैक्टिकल्स अर्लियर, पहले प्रैक्टिकल्स कहीं नहीं होते थे, सिर्फ साइंस में होता था प्रैक्टिकल बस। ओनली इन साइंस, नाउ द प्रैक्टिकल इज इन ऑल। सो वी हैव अंडरस्टूड कि अभी हमारा जो सिस्टम है उसमें एप्लीकेशन इज नेसेसरी। पहले हमारा कंप्लीट सब्जेक्टिव पेपर था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आपका सब्जेक्टिव था। नाउ दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, बिकॉज नाउ वी वांट द लर्निंग टू बी मोर इफेक्टिव। और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी जाता है कि हमें, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं। But this raises the question about the original adequacy and whether it is too flexible. तो I cannot say it is too flexible. Yes, political motives have been there. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ जगहों पर अननेसेसरी चेंजेस हुई है, लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट एज कंप्लीट मिसयूज। अब जरूरत पड़ेगी तो वो चीजों को हमें लानी तो पड़ेगी। तो अभी तक कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू, कंट्रोवर्शियल पेपर में आता है ये वाला। एंड ये जो लास्ट वाला है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ये जो दो है ये आपके सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो केशव नंदा वाला है, दिस इज ओनली द, आपकी बुक में साइड में बना हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर डाला। सो व्हाट आर द अमेंडमेंट्स दैट वी हैव मेड सो फॉर? हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए जो टेक्निकल है, और टेक्निकल अमेंडमेंट्स के लिए यू डोंट नीड द स्पेशल मेजोरिटी। टेक्निकल अमेंडमेंट्स आर डन, जैसे एज ऑफ द, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड एडजस्टिंग द सैलरीज। दैट वाज ओनली अ सिंपल मेजोरिटी के साथ, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब वो ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। अमेंडमेंट्स टू एड्रेस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी था कि भाई जुडिशरी जो है कहाँ कहाँ इंटरप्रेट करता है। Amendments are made to underline specific interpretation of constitution conflicting with those of judiciary। हमारे यहाँ हुआ था कई बार, जुडिशरी ने जो गवर्नमेंट के लॉज हैं या उनके बिल्स हैं उसको जुडिशियल रिव्यू में डाला था। एंड इसके लिए देयर वाज अ क्लैरिफिकेशन कि भाई वेयर जुडिशरी कैन एंटर एंड वेयर इट कैन नॉट बी। ऑफ कोर्स इट वाज इन कंट्रोवर्सी, जुडिशरी को लगा था कि देयर पावर इज बीइंग अंडरमाइंड। अमेंडमेंट थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस, इट्स अगेन सिंपल। वो होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनको लग रहा है, जैसे वोटिंग एज पहले हमारा 21 था, अब हमने 18 कर दिया है। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स जो था वो हमारा था, तो सबने उस बात को माना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो ये हमारे पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ ही हो गया। बट जो कंट्रोवर्शियल थे, and that you will be reading in class 12 in detail. I am not going to tell here. There is a very important political controversy हुई थी, जिसके अंदर जिसके अंदर एक तो था जिसमें अमेंडमेंट किया गया था, अकॉर्डिंग टू विच
जो आपका टेन्योर है लोकसभा का, अभी कितना है? अभी हमारा है 5 इयर्स। लेकिन उस वक्त में जो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने क्या किया, उसने चेंज कर दिया इट टू 6 इयर्स, क्योंकि उस वक्त आपका कंट्रोवर्सी चल रहा था। उसके बाद सिमिलरली उन्होंने क्या किया, देयर वाज अनदर वन, जिसके अंदर उन्होंने ये अमेंडमेंट लेकर आए जिसको हम बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो जजेस हैं, सॉरी, जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। बट वो एक कंट्रोवर्सी क्यों था? क्योंकि अगर हम राइट टू इक्वालिटी को बोलते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? आप हो, मैं हूं, राजा है, रंक है, सब बराबर है। तो फिर क्रिमिनल चार्जेस प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट पे क्यों नहीं लग सकता है? एंड दैट वाज अ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल चार्जेस किसी पर भी हो, द सेम लॉ इज अप्लाइड। तो दैट बिकेम अ कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट। देन हमारा एक था 42nd अमेंडमेंट। ये पेपर में आता है कि वाई 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसके अंदर जो है, इट वॉज पास बाय मिसेस इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। और उसके अंदर उन्होंने जो है, शी हैड मेड द प्रियम्बल चेंजेस। उन्होंने जो है प्रियम्बल के अंदर चेंजेस किए थे, जो चेंजेस पहले हमारे जिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने नहीं किया था, वो चेंज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था, विच इज एक्चुअली नॉट परमिसिबल। उन्होंने उसके अंदर जो है सोशलिटी, सॉरी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड ऐड करवाया था। ये पेपर में जरूर 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 आता है, वाई इज 42nd अमेंडमेंट कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ही उन्होंने एक नया रूप दे दिया था। देन उन्होंने 39th जो हमारा है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है कुछ और चेंजेस किए थे, लाइक आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन, फ्री, लीगल एंड इक्वल जस्टिस, इन सबको उन्होंने चेंज किया था। एंड ऑल्सो शी एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज। जो आप अगर अपनी बुक को खोलोगे, उसके लेफ्ट साइड में आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो उन्होंने ऐड किया था। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या ऐड किया था? प्रियम्बल में चेंज ऐड किया था, देन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे, देन टेन्योर ऑफ आपका जो असेंबली है उसको उन्होंने किया था फ्रॉम 5 to 6 इयर्स, 5 से 6 साल तक। ऑल्सो curtailed द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये इतने सारे जो चेंजेस किए थे, उसकी वजह से हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। हम इसके अंदर जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको मैं दोबारा से समझा देती हूँ आपको, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट आपका इन ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, the then prime minister, the then ruling party made changes जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है, जिसके अंदर हम लिखते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड उसके बाद हम लिखते हैं वी आर सोवरेन, वी आर रिपब्लिक। तो उन्होंने जो है सोवरेन के आगे जो है उन्होंने इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ नेशन, मतलब जो वर्ड इंटीग्रिटी है वो
देन सोशलिस्ट सेक्युलर ऐड किया, which actually is not permitted. Then she added some fundamental duties, कि अगर आप राइट्स रखते हो तो ड्यूटीज भी होनी चाहिए। जो आपके असेंबली है, मतलब कि जो स्टेट असेंबली, और उसका 5 इयर्स का होता है उसको 6 इयर्स कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर्स थे उसको कम कर दिया था, जिससे वो लोग ज्यादा इंटरफेयर ना करें। कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस ऐड किए थे। प्रेसिडेंट रूल जो पहले 6 महीने तक ही लगा सकते थे उसको उसने एक्सटेंड कर दिया टिल 1 ईयर। So this was a controversy, as well as this is called as mini constitution. बाद में ये पेपर में आता है, प्लीज ये जो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया इसको याद रखना। द 43rd एंड 44th, क्योंकि 42nd ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किया था, तो 43rd एंड 44th को जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को करने के लिए जो पुराने वाले थे उनको रिस्टोर कर दिया गया। So the 43rd and 44th were introduced to repeat most changes made by these controversial amendment, restoring the constitutional balance. This is one of the most important questions from this chapter. मतलब अगर ये क्वेश्चन मतलब आता है तो 100% एक्सपेक्टेड, राइट। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज बीन बोथ rigid, it has been flexible, and it has been controversial also. There have been amendments जिसकी वजह से controversies रही। और सबसे बड़ा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो हमारा किस वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था, दैट वाज ड्यूरिंग द केसव नंदा भारती केस। इसको जो है ना आपको कई जगहों पे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग लिमिट्स जो जुडिशरी थी, दे लिमिट द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोहिबिटिंग अमेंडमेंट दैट वायलेट्स इट्स बेसिक नेचर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, आप उसकी जो बेसिक नेचर है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। कोई भी लिमिटेशन के अंदर ही आप चेंजेस कर सकते हो। एम्पावर्स द जुडिशरी एज अ फाइनल अथॉरिटी इन डिटरमाइनिंग वेदर एन अमेंडमेंट वायलेट्स और नॉट। और होता रहता हमारे यहाँ पर भाई, एक चेंज करोगे तो उसका असर तो दूसरे पे आएगा ही। और ये हमारा गाइडेड प्रिंसिपल रहा है। डिस्पाइट नॉट बीइंग एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, the theory has emerged from judicial interpretation, effectively amending the constitution without formal changes. This doctrine has balanced rigidity and flexibility by permitting amendments in some area and rigidity in other. जैसे छोटे मोटे आपके कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, राइट कंसर्निंग एजुकेशन, लिबर्टी, माइनॉरिटी एजुकेशनल, ये सब आपके जो है वेलफेयर के लिए है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर जुडिशरी भी इसको सपोर्ट करती है तो दिस इलस्ट्रेट्स हाउ जुडिशियल रूलिंग कंट्रीब्यूट टू ऑनगोइंग इवोल्यूशन। बट देर आर एरियाज वेयर जुडिशरी को लगा है that their interpretation has not been taken. So why we say our constitution is as a living document? Because like a living being, it adapts, responds to changing circumstances. हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको कल बात कर रही थी कि जो पुराने टाइम में कुछ चीजें होती थी बट अब हमने चेंज लेकर आए हैं। वेदर वी लाइक और नॉट, वी नीड टू वर्क विद द टाइम। डिस्पाइट evolving societal norms and experience, the Constitution continues to function effectively due to its dynamic nature, openness to interpretation, address contemporary challenges. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतनी जगह है कि वो अपने आप से चेंज भी होता है। देन इंटरप्रिटेशन कैन बी देयर बाय पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, एंड जो चेंजेस हमारे कॉन्टेम्प्ररी यानी कि जो करंट वर्ल्ड में है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज भी लेकर आते हैं। और अगर ऐसा रहता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यस, देयर हैव बीन मेनी टाइम्स व्हेन पीपल से दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना पड़ेगा।
हमें भी इसमें काफी चेंजेस लानी पड़ेंगी. वी आर नाउ 75 years old and we need to change it. While Parliament represents the people, it must operate within framework provided by Constitution. The judiciary has also played the rule. तो एक हमारा था जो केशव नंदा भारती केस था, which introduced a concept of basic structure of Constitution, emphasizing the importance of Constitution spirit over its literal text. हमें एक जब हमारा वो हुआ था ना, व्हाट यू कॉल एज इमरजेंसी पीरियड हुआ था, तो उसमें ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इमरजेंसी क्यों लगी थी. मतलब आज तक उसका हमारे पास आंसर नहीं है. जो इमरजेंसी लगी थी उसमें सबसे प्रॉब्लम ये थी कि देयर वाज एन एंटिसिपेशन, मतलब पहले बिहार में फिर गुजरात में जो देयर वर प्रॉब्लम्स ड्यू टू इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट. तो काफी उस वक्त में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी इंडिया की. तो पहले आपके जयप्रकाश नारायण इन बिहार, और उसके बाद आपके गुजरात में ये प्रॉब्लम्स आई थी, एंड इट वाज सेड दैट इट शुड बी डिसॉल्व्ड और स्टेट में इलेक्शंस फिर से होने चाहिए, और उसमें गुजरात में हुआ भी था. और उस वक्त में ड्यू टू द ऑनगोइंग पॉलिटिकल ट्रॉमा एक आपका रेलवे स्ट्राइक था. तो उस वक्त में ये चीज आई थी दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में थे वो लोग सब मिलकर रामलीला ग्राउंड में आकर दे वर सपोज टू एड्रेस द मास. अब जो उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर थी, शी एंटिसिपेटेड कि हो सकता है कि इतने लोग साथ में आए तो इट मे लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. I'm not supporting, I'm not opposing. I'm telling you what actually must have happened. और उन्होंने जो है विदाउट हैविंग अ फॉर्मल कंसेंट, उन्होंने अपने कैबिनेट को भी मॉर्निंग 6 o'clock बताया था 25 जून को 1970. और उन्होंने जो है परमिशन लिया द देन प्रेसिडेंट एंड शी इम्पोज द इमरजेंसी. नाउ द क्वेश्चन केम कि व्हाई डिड शी इम्पोज एन इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी एक बहुत बड़ा वर्ड होता है. इमरजेंसी इज समथिंग, जैसे अभी हम पैंडेमिक हुआ था तो लॉकडाउन हुआ था, वैसा एक सिचुएशन होता है. आपके बेसिक सिविल राइट्स आपके निकाल दिए जाते हैं. इट्स मोर लाइक अ प्रेसिडेंट्स रूल और मिलिट्री रूल. तो क्यों इतना बड़ा डिसीजन दिया गया, वॉज इट राइट? अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. किस चीज को उन्होंने थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं बताया है. तो इट वाज समवेयर, जब मतलब उनके ऊपर जब कमीशन सेटअप हुआ था तो शी टोल्ड दिस थिंग कि कहाँ लिखा, ये तो लिखा ही नहीं है ना. तो जब नहीं लिखा है तो उससे उसने अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर लिया. तो देर आर सम एरियाज जहां पर क्लैरिटी नीड्स, लाइक हमारा केशव नंदा भारती केस है. केशव नंदा भारती केस जो है, दिस इज एक्चुअली अबाउट अ रिलीजियस हेड ऑफ मठ इन केरला. ये केरला के जो मठ होते हैं, जो आपके रिलीजियस कम्युनिटी, उसके हेड थे. उन्होंने केरला गवर्नमेंट को जो है चैलेंज किया अकॉर्डिंग टू द मठ्स प्रॉपर्टी. जो मठ है उसकी जो प्रॉपर्टी थी अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट. और अब यहाँ क्वेश्चन था कि डज पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट उस वक्त में था. और इस केशव नंदा जो मतलब कि केस है ना, इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जजमेंट था. 13 जजेस थे इस बेंच में जिन्होंने इसको सुनाया था. दैट पार्लियामेंट कैन amend any part of constitution including the fundamental right, but it cannot alter or destroy the basic nature. इससे ये पता लगा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज सुप्रीम.
द थियोरी डिवाइस बाय जुडिशरी हाईलाइट्स, क्योंकि जुडिशरी ने इसको किया था ना, जिसमें 13 जजेस का बेंच था, आपका 13 जज के बेंच थे। दे हाईलाइटेड द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर फंडामेंटल एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। डिस्पाइट रेजिस्टेंस एंड अटेम्प्ट टू चैलेंज द रूलिंग, जो कि केशव नंदा जी ने किया था, subsequent governments and political leaders have acknowledged and respected this inviolable basic structure, जो बताता है कि गवर्नमेंट को रूल करने वाले भी कोई ऐसे नहीं है, they are also mature, they know the vision which was articulated by leaders like Jawaharlal Nehru during India independence centered on individual dignity, freedom, social and economic equality, well-being, national unity, और वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अगर हम राइट टू वर्क, राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, तो वो हमारे फ्रीडम, हमारे डिग्निटी में आता है। फ्रीडम हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, फ्रीडम ऑफ वर्क आता है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को जो खत्म करने के लिए सोशलिस्ट हम बोलते हैं, वो आता है। Despite changing time, the shared vision remains integral to India's public imagination, ensuring constitution retains its authority and relevance even after decades. अब 75 ईयर से ज्यादा हो चुका, लेकिन आज भी हम उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज भी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक। अभी बीच में भी देयर वाज अ कंट्रोवर्सी ओवर दैट। तो ऐसे कई स्ट्रक्चर्स रहे जब ऐसे मतलब हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? जीत किसकी हुई? कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिर्फ यही सिखाता है दैट एवरीथिंग हुएवर इज रूलिंग दे कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, बट इट शुड बी ओनली इन द वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो जब कंट्री की बात आती है तो वहां लेजिस्लेचर्स, जो हमारे असेंबली, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनको भी कई बार हम लोगों को ओवर रूल करके चलना पड़ता है। बट कुछ जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की इमेज होता है, वहां पर यू कैन नॉट डू एंड यू नीड द स्पेसिफिक मेजोरिटी, ताकि द पावर्स आर नॉट मिसयूज्ड। सो बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन be flexibly modified in some areas, it is flexible, and because it cannot be modified, it is rigid. It has undergone many changes, whether it was a political controversy or a simple change, it has also undergone, जैसे हम चेंज, हमारे अंदर चेंजेस आई हैं। दैट इज वाई वी से कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इस चैप्टर से जो केशव नंदा भारती सबसे ज्यादा, अगर हम कहते हैं ये वाला कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट में, इस चैप्टर से 100% आप उम्मीद कर सकते हो व्हाई 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ तो नहीं आया। So this is the chapter Constitution as a Living Document.